they can be asked from these tables, because they are actually the hidden questions. So whenever you prepared for the exam, you must go through these tables. Okay, students. So that is easier for you to take a thorough reading of the chapter. Now I am proceeding with the next one, polysaccharides. Okay. Now what is polysaccharides? Polysaccharides is the term that is strictly used for carbohydrates. Okay, but poly means many and saccharide means sugar units. तो पॉलीसेक्राइड्स जो है उसको कॉमनली हम किस नेम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के नेम से जानते हैं. एंड व्हाट आर दिस पॉलीसेक्राइड्स एक्चुअली? तो कहते हैं कि दिस पॉलीसेक्राइड्स दे आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ द शुगर्स. ठीक है, ये शुगर्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं. कैसी हमें नजर आती हैं? तो दे अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट दिस पॉलीसेक्राइड्स दे आर द पॉलीमर इटसेल्फ. ये पॉलीमर्स होते हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि एज यू नो कि हर एक पॉलीमर जो है उसका कोई ना कोई मोनोमेरिक यूनिट्स हैं. तो पॉलीसेक्राइड्स जो हैं उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वही उनके जो हैं उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स को यहाँ पे क्या बोला गया है? मोनोसेक्राइड्स बोला गया है. और सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज होता है. ठीक है बेटे, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ नहीं करके बताया गया बुक में, पर आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें हमने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं ताकि वो इजीली आपको पता लग जाए. तो उसमें देखो सेलुलोज का उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि सेलुलोज इट इज अ टाइप ऑफ ए पॉलीसेक्राइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड. तो इसका मतलब ये कैसा है? इट इज अ होमोपॉलीमर. ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है. सारे के सारे शुगर यानी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो किसको बनाती हैं? सेलुलोज को बनाती है. उसी तरह से देखो स्टार्च का उसने एग्जांपल दिया है कि अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है, ठीक है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट. ये भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है. उसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है. तो एनिमल की जो बॉडी है उसके अंदर वो फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है बेटे. देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर नोन एज इनुलिन एंड दैट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. ठीक है, फ्रक्टोज इज अ काइंड ऑफ ए शुगर दैट इज फाउंड इन द केस ऑफ फ्रूट्स. ओके. उसके बाद देखिए छोटा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसने बताया हुआ है कि किसी भी पॉलीसेक्राइड चेन में, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइकोजन ले लेते हैं तो हमेशा दो एंड्स होते हैं. ठीक है, राइट एंड जो है उसको रिड्यूसिंग एंड बोला गया है और जो लेफ्ट हैंड है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड बोला गया. और पूरे की पूरी जो चेन है उसमें से कई सारी साइड ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं. तो देखो नीचे डायग्राम के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि दिस इज द स्टेट चेन. और स्टेट चेन जो है उसमें से इस तरह से कई सारी साइड ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पर आपको निकलते हुए नजर आ रही हैं. तो उसी में उसने आपको एक कॉमन से क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, ठीक है, आयोडीन के साथ हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी चीज में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन जो है वो कैसा कलर देती है? इट गिव्स द ब्लू कलर. ठीक है, हाउ दिस स्टार्च, ठीक है, ये स्टार्च के साथ टेस्ट करने पे ब्लू कलर कैसे आ रहा है? तो उसमें उसने बताया हुआ है कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड हैविंग सो मेनी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ ए पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर द मेन चेन ऑफ द स्टार्च. एंड इसके अंदर क्या होता है? आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और आयोडीन का कलर जो है वो हमें स्टार्च टेस्ट के अंदर नजर आता है. इसीलिए आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ कैसा कलर देती है? ब्लू ब्लैक कलर जो है वो देती है. ओके बेटे. अब यहाँ पे देखिए आपको उसने कोई भी एक सिंपलेस्ट हेक्सोज शुगर लिया हुआ है और उस हेक्सोज शुगर में उसने आपको बताया हुआ है कि उनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप होते हैं. ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं और इस वाले पॉइंट को कंसीडर करूं जिसको हमने ओ एटम के जरिए अटैच किया हुआ है, तो आपको पता है रिंग के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं इस तरह से वहां पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. ठीक बेटे. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? COC टाइप ऑफ बॉन्ड जो होते हैं उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं. तो सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 5 इट कंटेन्स CH2OH. ओके स्टूडेंट्स. और उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक हेट्रो एटम नजर आ रहा है, यानी कार्बन को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ गया हुआ है? ऑक्सीजन आ गया. तो देखो कार्बन नंबर जो 4 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4.
तो हमेशा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में जो COC टाइप ऑफ बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो जैसे आपने स्टडी किया था कि अगर हम कौन सा बॉन्ड लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड लेते हैं या फिर अगर हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लेते हैं तो सभी में वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होता है। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ है और सारे के सारे जो सैकराइड यूनिट्स हैं दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ दिस COC टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके बेटे, तो COC टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो है उनको यहाँ पे नेम दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, आपको यूजेस बताए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट की। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कहते हैं कि अगर हम कॉटन फाइबर्स की बात करते हैं या पेपर पल्प की बात करते हैं, ठीक है, पेपर जो हमें प्लांट पल्प से ऑब्टेन होता है, कॉटन फाइबर्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, सेलुलोज से बने हुए हैं। इसके अलावा देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स दैट आर फाउंड इन योर नेचर and these polysaccharides they also contain some of the heteroatoms attached with them, ठीक है, they are also the act as the building blocks। for example जैसे वो आपको बता रहा है कि हमारे पास अमाइनो शुगर्स होते हैं, ठीक है, जैसे देखो हम एग्जांपल देते हैं ग्लूकोज अमाइन का, इसका मतलब ग्लूकोज जो है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, एक कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है बेटे। अगर हम किसी का पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल देते हैं N-एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि ग्लैक्टोज है और ग्लैक्टोज जो है उसके साथ क्या अटैच्ड है, एसिटाइल ग्रुप अटैच है। ओके बेटे, उसके बाद देखो आर्थ्रोपॉड्स की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपॉड्स जो है उनके एक्सोस्केलेटन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, काइटन प्रेजेंट होता है। तो काइटन जो है वो भी किसका एग्जांपल है, पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है, ठीक है बेटे। तो एक चीज याद रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक। बस इतना सा बुक के अंदर दिया हुआ है। अब जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें मैंने ये सबके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको बताए हुए हैं, जैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर बताया गया आपको, लैक्टोज शुगर का बताया हुआ है, ठीक है, और एक जगह पे आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए दिखाया गया। दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ध्यान से देखना, उसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में से 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव किया गया। तो हमेशा याद रखो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में डेवलप होता है और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो उसका रिमूवल होता है यानी डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर। और जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उसमें भी हमने ये बताया था आपको कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है बेटे, उसके अंदर ये कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, पर बॉन्डिंग किसके बीच में हुई थी, याद आ रहा है कुछ, बॉन्डिंग जो है वो कार्बन नंबर 3 के बीच में हुई थी और कार्बन नंबर, हाँ जी, 5 के बीच में। तो याद रखो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा 3 और 5 के बीच में डेवलप होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन 1 और 4 के बीच में डेवलप होता है। और अगर हमने पेप्टाइड बॉन्ड की बात करनी है तो पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमाइनो एसिड जो है उसका वहां पे NH2 ग्रुप होना चाहिए, दूसरे अमाइनो एसिड का CO ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होकर CONH जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये वाला पैराग्राफ हम कर चुके हैं जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताया हुआ था उन्होंने कि न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नेम से जानते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, पुरीन्स क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और उसी के नीचे ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स नजर आ रहा है। देखो न्यू बुक के अंदर कुछ डायग्राम्स जो है वो चेंज किए गए हैं, पुरानी बुक में नहीं थे वो डायग्राम्स, तो यहाँ पे न्यू डायग्राम्स ऐड किए गए हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का इस तरह से चेन लाइक फैशन में होता है और इस तरह से खूब सारी अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर अटैच्ड इन अ चेन लाइक fashion and all of you know very well that in between these amino acid what kind of bonds are present, peptide bonds are present, ठीक बेटे। नीचे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा कॉइल्ड हेलिक्स की फॉर्म में होता है और ये हेलिक्स जो है, ठीक है, अगर उनकी कॉइलिंग जो है इस तरीके से हो रखी है तो उनको अल्फा हेलिक्स का नेम देते हैं। अगर वो कहते हैं कि वो शीट्स की फॉर्म में अरेंज्ड है और उनके बीच में एक एडजेसेंट शीट जो है उसको दूसरी शीट के साथ अटैच्ड कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो स्ट्रक्चर कौन सा है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर में देखो
दोनों तरह के बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो ये आंसर देंगे कि इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन्स दे आर in the form of a folded pocket like structures which act as active sites। और इन पे क्या आके बाइंड करते हैं, तो कहते हैं कि इन पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, और एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स रखते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटे, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में आपको ये बताया था कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो ले सकती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, कोवॉइड, और या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर शेप जो है वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब नेचर ऑफ बॉन्ड के अंदर देखो, ये वाले बॉन्ड आपको सारे मैं बता चुकी हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड्स हमेशा प्रोटीन्स के अंदर डेवलप होते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में, और वन वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे उन बॉन्ड्स की ना डेफिनेशन दी हुई है और कुछ नहीं है। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड which is formed when the carboxylic group of one amino acid it reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of water binding। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो गया, और रिएक्शन कैसी है, डिहाइड्रेशन है। उसी तरह से कहते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है, तो इन अ पॉलीसेक्राइड individual monosaccharides they are linked by a glycosidic bond and this bond is also formed by dehydration। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे कि कार्बन 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप होगा, और इस तरह से देखो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स, पर उसने कार्बन का नंबर नहीं आपको बताया हुआ यहाँ पे, पर आपको पता है कि एक का कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन 4 होता है। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया हुआ है कि इन न्यूक्लिक एसिड ऑफ फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स विद 3' कार्बन ऑफ 1 sugar molecule of 1 nucleotide and 5' कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। यही बताया था ना आपको कि एक में हमने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन नंबर 3 में से निकाला था, और दूसरे वाले जो ऊपर आपने दूसरा जो शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था उसमें जो कार्बन नंबर 5 था, ठीक है, जो CH2OH था, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको रिमूव किया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था, और ऐसे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजेसेंट चेन पे भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से उसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 जो है शुगर मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व होते हैं, वो बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक बेटे, यहाँ पे उसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है उसका फ्लो चार्ट आपको दिखाया हुआ है, पर पूरा ड्रॉ करके नहीं बताया हुआ, वो हमने कर लिया हुआ है क्लास में, आपको मालूम है। अब देखो उसके बाद ये वाला एक छोटा सा टॉपिक है, इससे पहले वैटसन एंड क्रिक मॉडल है, वी हैव डन दैट। एंड व्हाट इज डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट और कंसेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इसमें आपको यही बताया था कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जो हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी। ठीक है, दिस में बी एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। So whatever demand is there in your body, according to that, these biomolecules either they break together or they join together to form some of the bigger molecules। तो इसी को देखो उसने क्या बोला है, टर्नओवर का नेम दिया। टर्नओवर वर्ड का क्या मतलब है, that they are constantly being changed into some other biomolecules or also made from some other biomolecules। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो बायोमोलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद उस करेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटे, पर अगर वो कहते हैं कि एनर्जी की डिमांड अब बॉडी के अंदर नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स जो है वो ज्वाइन होकर बिगर बायोमोलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म करेंगे। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने आपको ये बताया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज मेटाबॉलिक पाथवेज दे आर नॉट अकरिंग इन अ लीनियर फैशन, तो so many metabolic reactions that are occurring in your body at the same time। ठीक है, तो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कुछ बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकेज होता है, और कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसमें न्यू बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। पर सारी की सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सारे के सारे रिएक्शंस में जो एंजाइम काम करते हैं वो एक्चुअली क्या है, प्रोटीनेशियस है नेचर में। इसका मतलब दे कैन वर्क ओनली एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच।
और उस ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर से ना तो बिलो वो काम कर सकती है ना उससे अबव काम कर सकती है। ओके बेटे, एक चीज उसने खास लिखी है कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं तो वो सिर्फ एंजाइम्स उन रिएक्शंस को विद इन अ सेकंड कंप्लीट कर देती हैं, और अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस होंगी तो उस केस में वही रिएक्शन जो सेकंड में एंजाइम करते हैं वो रिएक्शंस जो है वो ईयर्स तक का टाइम ले लेती है। ठीक है, तो सच इनक्रेडिबल एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, उसमें आपको टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसने आपको बताया हुआ है कि वी हैव टू टाइप ऑफ पाथवे, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। ओके स्टूडेंट, तो उसमें देखो एक कॉमन सा एग्जांपल उसने आपको दिया हुआ है कि सपोज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फेज चल रहा है। ओके बेटे, तो ग्रोथ फेज जो है उसमें उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, यानी बॉडी जो है उसके लिए प्रोटीन्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, मोर एंड मोर अमाइनो एसिड्स जो है वो ज्वाइन होंगी, ज्वाइन होके क्या बनाएंगी? प्रोटीन्स बनाएंगी। अब देखो अमाइनो एसिड्स के ज्वाइनिंग होने के बाद मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे बना है प्रोटीन। इसका मतलब इस तरह के रिएक्शन को हम कौन से रिएक्शन के नेम से जानेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन के नेम से जानेंगे। ओके स्टूडेंट, दूसरी तरफ कहते हैं कि आपके मसल्स जो हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, चाहे वो ग्लाइकोजन की फॉर्म पे है। अब आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होनी है? वो जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है बेटे, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है आपकी बॉडी की एनर्जी से रिलेटेड डिमांड जो है वहां पे सेटिस्फाई होगी। तो ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और ये किसका एग्जाम्पल है? एक कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज तो इटसेल्फ एक माइक्रो मॉलिक्यूल वो है, बायोमोलिक्यूल है। ठीक बेटे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये ग्लूकोज जो है वो एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है? रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है, और 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स के अंदर उसका ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी रिलीज होती है। और आपको पता है एनारोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलिसिस हमेशा होता है, तो इसलिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ठीक है, वो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से एक एग्जांपल उसने एटीपीज का दिया हुआ है कि आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसीज की फॉर्म में एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। whenever demand of energy is there, these ATP molecules they break and the bonds which contains the energy, ठीक है, इनके वो bonds break हो जाते हैं और उतने अमाउंट में एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर। तो बस इतना सा इसमें दिया हुआ है। द लिविंग स्टेट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस कभी भी अपने इक्विलिब्रियम फेज पे नहीं पहुंचती। ठीक है, व्हाट यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री दैट एवरी केमिकल रिएक्शन व्हेन प्रोसीड, ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हमेशा इक्विलिब्रियम फेज पे पहुंच जाती है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाते हैं। पर वो कहते हैं कि दिस केस शुड नॉट बी देयर विद द बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसके अंदर जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो एनाबॉलिक रिएक्शंस के हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस के हैं, ठीक है बेटे, एक केमिकल रिएक्शन में कुछ जो है बायोमोलिक्यूल्स जो कि किसी एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बन रही हैं, ठीक है, किसी दूसरी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट में ही रहती हैं, ठीक है, कभी भी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आती हैं, और उनके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में आना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हर समय बॉडी के अंदर होती रहती हैं, और कभी भी उनका कोई पॉज फेज जो है यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, बस इतनी सी चीज है इसके अंदर। बाकी उसके बाद एंजाइम्स का स्टार्ट हो गया है। तो एंजाइम्स में उसने आपको ये बताया हुआ है कि जो एंजाइम्स है, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। और इसके साथ देखो सम ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स दे आर आल्सो एक्टिंग एज एंजाइम्स। तो इस तरह के न्यूक्लिक एसिड्स को हम राइबोजाइम्स कहते हैं। अब एक चीज याद रखिए, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, ठीक बेटे, और प्रोटीन जो है वो सारे तरह के स्ट्रक्चर रखता है, इसमें है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो all of you remember in the tertiary structure they behave as the proteins behave as enzymes. What is the special thing about that? In their tertiary structure
The protein, they have so many folds that are present in their chains, and these folds, they actually act as the pocket like structures which are known as active sites, and on these active sites the substrates they bind. ठीक बेटे, तो ये सबस्ट्रेट्स जो हैं वो वहां पर जाकर बाइंड करती हैं, और एंजाइम्स के साथ अगर सबस्ट्रेट्स जो है वो बाइंड कर जाते हैं तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ओके, उसके बाद उसने ये बताया हुआ है कि एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करती है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकते हैं, इट मे बी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हाई पीएच, बट एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो हमेशा ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करती हैं। थर्मल स्टेबिलिटी एंजाइम्स की जो है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक बेटे, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दिया था कि अगर हम डीएनए जो है, कई बार डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हम एक खास तरह का एंजाइम यूज करते हैं, एंड दैट एंजाइम इज डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन में वैसे एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है ना, दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। पर अगर वो कहता है कि आर्टिफिशियल तरीके से आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो तैयार करवानी है, तो उस केस में हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। टैक, दैट इज TAQ, टैक पॉलीमरेज। और ये एंजाइम जो है वो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके नेक्स्ट टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस के अंदर उसने आपको अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होते हुए बताई हैं, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये वाली रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उससे बेरियम सल्फेट और वाटर हमें मिलता है, और ये रिएक्शन जो है वो एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो है उसमें और जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है या वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज्ड होती हैं, उन रिएक्शंस में डिफरेंस होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में वो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने टाइम पीरियड के अंदर बनते हैं उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ाने में एंजाइम्स जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने एक कॉमन सा एग्जाम्पल आपको दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का। तो कहते हैं कि अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है इसको रेस्पिरेशन रिएक्शन में यूज ना करें, तो उस केस में रेस्पिरेशन की ये रिएक्शन जो है इट प्रोसीड वेरी स्लोली, और 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बोनिक एसिड के, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो बट अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। तो अगर कहते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है उसको हम यूज करते हैं, तो वैसे देखो नॉर्मल केसेस में अगर हमने एंजाइम यूज नहीं किया तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल जो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म होते हैं। और अगर हम एंजाइम यूज कर लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो इतनी तेजी से बढ़ जाती है। तो हर एक सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल जो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म होने लग जाती हैं, 600,000 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसमें वो आपको ये बताना चाहता है कि एंजाइम्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं उनके कंपैरिजन में कितने ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, कितनी तेजी से प्रोसीड करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो उसने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे उसने आपको पायरुविक एसिड के बारे में बताया हुआ है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद 10 स्टेप्स में वो ब्रेकडाउन होता है, और उसके बाद लास्ट में हमें पायरुविक एसिड मिलती है। और ये एक ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कैसा नेचर रखती है, कैटाबॉलिक नेचर रखती है, एनारोबिक कंडीशंस में होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी इसी तरह की और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन जो है वो भी एक एनाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक बेटे, यहाँ पे देखो लॉक एंड की मॉडल आ गया बस एंजाइम्स का, आगे और कुछ नहीं है कि हाउ डू द एंजाइम्स दे ब्रिंग अबाउट हाई चेन्स ऑफ द केमिकल कन्वर्जन्स। तो उसमें उसने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी हम एंजाइम्स जो हैं उनको ऐड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो हर एक केमिकल रिएक्शन जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्टेंट होता है, और वो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। और वो जो सबस्ट्रेट है, ठीक है बेटे, उसमें वो कहता है कि उसने क्या करना है, एंजाइम्स जो है उनके साथ बाइंड करने, तभी रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करती है। तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि हमेशा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो देखो सबस्ट्रेट मस्ट हैव टू बी बाइंड टू द एंजाइम एट द एक्टिव साइट which are actually present on the surface of the enzyme in the form of pocket like structures। ठीक,
तो इसमें जाके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे देखो, जहां नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आपको बताया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ट्रांजिटरी फेज होता है, और उसके बाद एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट प्रीवियस बॉन्ड स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है और न्यू बॉन्ड स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। तो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ओके बेटे, तो सबस्ट्रेट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जल्दी ही ES कॉम्प्लेक्स जो है वो EP कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जब पूरे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं then this enzyme they get separated from the product. ओके, तो इस तरह से वो कहता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट जो है उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ वही सारे स्टेप जो है उसने फिर से लिखे हुए हैं। फिर देखो, ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं कि हर एक एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH पे ही काम करता है। तो उसमें आपको बताया हुआ है कि अगर बिलो दैट pH या बिलो दैट टेम्परेचर एंजाइम जो है अगर आप उससे काम लेने की कोशिश करोगे तो उस केस में वो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। और अगर हम ऑप्टिमम pH या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर उससे काम लेने की कोशिश करते हैं तो उस केस में उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है बेटे, ग्राफ यही शो कर रहे हैं। If that pH is not the optimum pH, so below that pH the enzyme activity is not shown by the enzyme, and above that pH is also not enzyme is showing any kind of activity. Same is the case for temperature also. और यहाँ पे देखिए साइड में उसने कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि इनिशियली when the concentration of the substrate is less, then more and more enzyme molecules they are vacant now. So these substrates they can easily bind with those enzyme molecules. So there is an exponential increase in the chemical reaction. ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि यहाँ जाके हमें वो हाइपरबोला जो है वो स्टेशनरी होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका कारण ये है कि जब वो कहता है कि मैक्सिमम रेट जो है रिएक्शन में ऑब्टेन कर लिया, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स जो हैं वो अब सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड हो चुके हैं। और अब वो कहते हैं कि एंजाइम्स जो है कोई भी फ्री नहीं है। तो इस केस में सबस्ट्रेट्स जो हैं उनको और कोई एंजाइम नहीं मिल रहे हैं बाइंड करने के लिए, तो फिर रिएक्शन जो है वो आगे ज्यादा और एक्सपोनेंशियल वे में इंक्रीज नहीं होगी। रिएक्शन की स्पीड एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। ठीक बेटे, तो ये सारा भी हमने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। इनहिबिटर्स क्या होते हैं या इनहिबिशन क्या है, वैसे मैंने आपको 3 टाइप ऑफ इनहिबिशन बताई थी जब मैंने आपको पीपीटी से पढ़ाया था। उस टाइम पे आपको याद होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव, देन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड देन एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ओके बेटे, पर यहाँ पे हमें नोट्स के अंदर हमने कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के बारे में आपको बताया हुआ है। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि कई बार देखो क्या होता है कि एक्टिविटी जो होती है एंजाइम्स की, वो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी तब शो करता है जब वो किसके साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है बेटे, कई बार कहता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सबस्ट्रेट जैसी शेप बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं। एंड व्हेन द सबस्ट्रेट कम, तो अब सबस्ट्रेट को कोई एक्टिव साइट नहीं मिलती है बाइंड होने के लिए, और उस सिचुएशन के अंदर एंजाइम जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, बिकॉज इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज रखती हैं और इस वजह से केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है और केमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट कम हो जाता है। तो इस तरह के इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम जो है, ठीक है, उसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ के लिए compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, उन्हें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बोला जाता है। और कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मैलोनेट। मैलोनेट जो है वो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। ठीक बेटे, मैलोनेट यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो देखो होना क्या चाहिए था, सक्सिनिक एसिड जो है उसने आके सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसके ऊपर आके बाइंड करना था, पर सक्सिनिक एसिड की जगह पे कौन आके बाइंड कर गया है, मैलोनेट बाइंड कर गया। तो उसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक बेटे, क्लासिफिकेशन आपने बहुत डीप में नहीं जाना है। क्लासिफिकेशन के जिस तरह के एंजाइम्स के नेम है उसी तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस ऐसे एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। देखो डीहाइड्रोजिनेसिस उसने नेम दिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसका रिमूवल करेंगे। ठीक बेटे, तो अगर वो कहता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो जिसमें से रिमूवल हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो क्या हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है। फिर ट्रांसफरेंसेस अगर नेम एंजाइम का, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया है, हमारे 25 था उसका। ओके ठीक है, फिर एंड कर लेते हैं हम मीटिंग को। ठीक है बेटे, एंड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। ओके बेटे, ओके, नो प्रॉब्लम।